हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि। आज के वीडियो के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इससे पहले हम समसूत्री विभाजन क्लियर कर चुके हैं, तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपना अर्धसूत्री विभाजन। यदि हम इसके नाम से इसका अर्थ निकालें तो नाम में आ रहा है अर्धसूत्री विभाजन, यानी इस विभाजन के दौरान बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाएगी। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक मानव की मातृ कोशिका लें, मातृ सेल कह दो या जनक सेल कह दो, बात एक ही होती है। यदि इसे देखें तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होता है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पश्चात अपने को दो पुत्री कोशिकाएं मिलेंगी और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23। इसके पश्चात दूसरा चरण शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इन दोनों कोशिकाओं में ही होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। बीच में कोई इंटरफेस नहीं आती। जैसे ही पहली अर्धसूत्री विभाजन चरण पूरा होता है, जस्ट उसके पश्चात दूसरा विभाजन शुरू हो जाता है। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 ही रहती है। यानी यदि 46 गुणसूत्र हैं तो आधे गुणसूत्र किस में होंगे? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। ध्यान रखें, अर्धसूत्री विभाजन में न्यूनकारी चरण कौन सा है, यानी ऐसा चरण कौन सा है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, वो चरण है अपना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है, दूसरा चरण जो इसका होता है, वो बिल्कुल हूबहू समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है। बिल्कुल समसूत्री जैसा, कोई अंतर नहीं। आप देख सकते हो इनमें 23 है तो इनमें भी गुणसूत्र कितने? 23। कोई अंतर नहीं है, मतलब समसूत्री विभाजन जैसा है ही। तो टोटल देखें मातृ कोशिका और ये जो लास्ट में आई है पुत्री कोशिका, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46। यानी ऐसा विभाजन जिसके पश्चात प्राप्त पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। चरण आपने देख लिए कितने होते हैं अर्धसूत्री विभाजन में? दो चरण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यदि हम पहला चरण देखें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ध्यान रखें ये कौन सा चरण है? न्यूनकारी चरण है, यानी इस चरण के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो उप अवस्थाएं हैं उनको हम वैसे ही बांट सकते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, है वही जो समसूत्री विभाजन में थी, नाम वही है अवस्थाओं के, बस इसके आगे चरण है तो पहला और दूसरा नाम लग जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट। इसके पश्चात एनाफेज फर्स्ट और इसके पश्चात टीलोफेज फर्स्ट। जैसे टीलोफेज फर्स्ट समाप्त होगी, दो पुत्री कोशिकाएं आएंगी और उन दोनों पुत्री कोशिकाओं में आगे फिर दूसरा चरण शुरू होगा। फिर हम वहां पर कहेंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। और जैसे टीलोफेज सेकंड समाप्त होगी, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। हमें 4 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होंगी जिसमें गुणसूत्र क्या रहेंगे? आधे रहेंगे। यदि प्रोफेज फर्स्ट की यदि चर्चा की जाए तो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे लंबी अवस्था है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था है और चूंकि ये लंबी है इसलिए हम इसको कुछ उप अवस्थाओं में बांट सकते हैं। 5 उप अवस्थाएं आएंगी। सबसे पहली उप अवस्था होगी लेप्टोटीन, दूसरी होगी जाइगोटीन, तीसरी होगी पैकाइटीन
चौथी होगी डिप्लोटीन और पांचवी अवस्था होगी डाइकाइनेसिस। किसी भी एग्जाम के लिए इनका यह क्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेज फर्स्ट जो है उसमें 5 उप अवस्थाएं आती हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट एक बहुत लंबी अवस्था है और इतनी लंबी अवस्था को हम अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया, इसको 5 उप अवस्थाओं या 5 भागों में बांट दिया। सबसे पहला लेप्टोटीन, उसके पश्चात जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। और आपको यह बात मैं पहले समसूत्री विभाजन में बता चुका हूं कि हम जो भी विभाजन पढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यानी यहां पर जो हम प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह वगैरह जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, कैरियोकाइनेसिस के चरण हैं। ये ऐसे चरण है जिसके द्वारा गुणसूत्रों का विभाजन होता है। तो हम वास्तव में कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं का क्रम आप निश्चित तौर पर ध्यान रखोगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है, क्या क्या घटनाएं संपन्न होंगी। ध्यान रखें, हमने क्या शुरू किया है, अर्धसूत्री विभाजन में कौन सा चरण शुरू किया है, प्रथम चरण शुरू किया है। और इसके प्रथम चरण में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट। अब मैं आपको प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं में बताता हूं क्या क्या होता है। यदि आपको याद है समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था जो वहां पर हुआ था वो घटनाएं तो यहां पर होंगी ही होंगी, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा होगा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन जब आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले यदि समसूत्री विभाजन आपने अच्छे से समझ लिया है तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहली उपावस्था कौन सी आती है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, इस लेप्टोटीन उपावस्था के अंतर्गत होता क्या है, आपको पता है एक सामान्य कोशिका है, तो सामान्य कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमेटिन जाल होता है और केंद्रिका होती है। लेप्टोटीन में क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन जाल है इसमें परिवर्तन होने शुरू होंगे। लेप्टोटीन में परिवर्तन केवल किसमें होगा, क्रोमेटिन जाल में। और क्रोमेटिन जाल में ये कैसे हो जाएगा, पतली 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 धागे नुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेप्टोटीन में केवल एक ही बात ध्यान रखना, लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमेटिन जाल पतली पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके पश्चात शुरू करते हैं जाइगोटीन। दूसरी उपावस्था कौन सी आएगी प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस बनेंगे। ये सिनेप्सिस क्या होते हैं, सिनेप्सिस का मतलब होता है जोड़े। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, जोड़े। आप जाइगोटीन से ध्यान रखना, जोड़े जाइगोटीन ऐसे बन रहा है, कुछ ट्रिक बन रही है तो बना लेना। ये जो पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं ये सारी की सारी दो दो जोड़ों के रूप में आ जाएंगी। इस प्रकार से जितने भी पतले पतले धागे बने हैं, गुणसूत्र जितने भी बने हैं वो सभी जोड़ों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। आपको बता दूं, गुणसूत्रों के जो जोड़े बनते हैं, इस जोड़े में उपस्थित गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहा जाता है। जोड़े में जो गुणसूत्र है वो समजात गुणसूत्र हैं। और ये समजात गुणसूत्रों के जोड़े में से एक गुणसूत्र तो पिता से आता है और एक गुणसूत्र माता से आता है। तो यहां पर जो जोड़ा बना है ये ऐसे नहीं कि कोई भी दो दो गुणसूत्र का बन गया, ये निश्चित होता है कि इसमें से इन दोनों को हम कहते क्या है, समजात गुणसूत्र। इसमें से एक गुणसूत्र तो पिता से आता है और दूसरा गुणसूत्र माता से आता है। जाइगोटीन में इतना ध्यान रखना कि जोड़े बन जाते हैं। इसके पश्चात आती है पैकाइटिन अवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि प्रोफेज की अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट देखी जाए तो तीसरी उपावस्था पैकाइटिन, इसको ध्यान में रखना, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है।
अब जाइगोटिन में क्या हुआ था, सिनेप्स बन गए थे, जोड़े बन गए थे। यहां पर क्या होगा, मैं केवल एक का उदाहरण लेकर चलूंगा, केवल एक गुणसूत्र का। यह केंद्रक झिल्ली है, इसके अंदर जो गुणसूत्र इस प्रकार से जाइगोटिन में जोड़े के रूप में थे। आपको पता है एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड अर्थात 2 अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहां पर वो अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं ऐसे, यानी गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र, एक गुणसूत्र के जो 2 अर्ध गुणसूत्र हैं वो थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हटते हैं, जिससे ये दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और दिखाई देंगे तो हमें क्या लगेगा कि यहां पर एक साथ कितने गुणसूत्र हैं, ऐसे लगेगा जैसे कि 4 है, आभास होगा। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं टेट्राड अवस्था, टेट्राड अवस्था। ये टेट्राड अवस्था कब आती है, पैकाइटिन अवस्था में। पैकाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों गुणसूत्र क्या थे, समजात थे, और इनके अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो गए, मतलब टेट्राड अवस्था की 4-4 धागे एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण मैं क्यों बता रहा था, वो यहां पर है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की घटना प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, जो ये अर्ध गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र हैं, ये दूसरे के अर्ध गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र बन गए ना। अब क्या होगा, इनके अर्ध गुणसूत्र, इन समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपट जाएंगे, यानी इसका क्रोमेटिड और इस गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र मान लो, ये बी गुणसूत्र मान लो, तो इन दोनों के क्रोमेटिड एक दूसरे से इस प्रकार से लिपट जाएंगे, लिपट गए ऐसे, और लिपट कर आपस में जुड़ जाएंगे। होगा क्या, इसके क्रोमेटिड का ये खंड इस गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगा और इसका ये खंड इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। यानी जब क्रोमेटिड एक दूसरे से लिपट जाएंगे, ये मान लो 2 समजात गुणसूत्र हैं, ये इनके क्रोमेटिड हैं एक दूसरे के, ये एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड हैं दोनों, ये दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड हैं। क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे से लिपट जाएंगे, यानी इसका क्रोमेटिड इसके क्रोमेटिड के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के पश्चात क्या होगा, इस गुणसूत्र का जीन गुणसूत्र का खंड इस गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगा और इसका खंड इसके साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में कहा जाता है जीन विनिमय। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय की घटना यहां पर घटित होती है पैकाइटिन में। तो ध्यान रखना, चाहे सारा अर्धसूत्री विभाजन भूल जाना, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना कब घटित होती है, अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था पैकाइटिन में। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन उप अवस्था में घटना घटित होती है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। यही कारण है कि एक माता पिता की 2 संतानें, 2 भाई आपस में एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं, बहुत से गुण उनके भिन्न होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों में भिन्नता आती है, एक ही माता पिता की संतानें जो भिन्न होती हैं, या कई बार जुड़वा संतानों में भी कुछ गुण भिन्न दिखाई देते हैं, तो ये ऐसा किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही घटित होता है। और आपसे पूछ लें कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा श्रेष्ठ विभाजन कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, जैव विविधता की दृष्टि से, एनवायरमेंट की दृष्टि से, नेचर की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें अर्धसूत्री विभाजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इससे इसके अंदर जीन विनिमय की घटना घटित हो रही है, जिसके कारण गुणों में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए नए गुणों का विकास हो रहा है, जिससे कि नई जाति की उत्पत्ति की संभावना भी बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही माता पिता की 2 संतानों में गुणों की भिन्नता किसके कारण आती है, जीन विनिमय के कारण आती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण आती है। और ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कहां होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट
की उप अवस्था पेकाइटिन में। आपको नाम ध्यान रखना है, पेकाइटिन उप अवस्था में जीन विनिमय की घटना घटित होती है। और यह जीन विनिमय किन में होता है? समजात गुणसूत्रों में होता है। तो समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय हो चुका है, पेकाइटिन अवस्था यहां पर क्लियर हो चुकी है। पेकाइटिन के पश्चात चौथी उप अवस्था आती है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन अवस्था में क्या होगा? अब क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका है। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय यानी जो समजात गुणसूत्रों के खंड थे वो आदान प्रदान हो चुके हैं। इसका खंड इस पर चला गया, इसका खंड इस पर चला गया, आदान प्रदान हो गया। लेकिन अब ये अभी तक अलग अलग नहीं हुए हैं। आदान प्रदान तो हो गया, लेकिन अभी तक आदान प्रदान के बाद सम्मत इनका भौतिक संबंध जो है, भौतिक जुड़ाव जो है वो अभी तक अलग नहीं हुआ है। अब क्या होगा? डिप्लोटिन अवस्था आएगी। डिप्लोटिन अवस्था में ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। जैसे मान लो पहले ऐसे हैं, अभी एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगे। तो इसी हटने के क्रम में क्या होगा? कियाज़मेटा दिखाई देंगे। ये मान लो गुणसूत्र हैं, ये वो स्थान है, ये ए गुणसूत्र, ये बी गुणसूत्र, और यहां पर हो चुका है इनका जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका है पेकाइटिन में। अब ये स्थान क्या है? यहां पर इस स्थान को अपने कहते हैं कियाज़मेटा। कियाज़मेटा नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान रखना कौन सा नाम है? कियाज़मेटा। इस स्थान को कहते हैं। वास्तव में ये कियाज़मेटा होता क्या है? वह स्थान जहां से जीन विनिमय हो चुका है, वह स्थान जहां से जीन विनिमय हो चुका है उस स्थान को क्या कहेंगे? कियाज़मेटा। या आप ऐसे कह दो कि कियाज़मेटा वो स्थान है जहां पर दो गुणसूत्रों के क्रोमेटिड, दो समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में जुड़े थे। अब ये कियाज़मेटा दिखाई देने कब शुरू होंगे? डिप्लोटिन अवस्था में। पर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कियाज़मेटा कब दिखाई देते हैं? आप कहोगे डिप्लोटिन अवस्था में। आपसे पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कब होता है? आप कहोगे पेकाइटिन अवस्था में। अब इसके पश्चात होता क्या है? एक घटना और होती। कियाज़मेटा तो दिखाई देने शुरू हो ही गए, इसके बाद में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, विलुप्त हुई नहीं है, विलुप्त होनी प्रारंभ हुई है। तो ध्यान रखिएगा इस अवस्था में क्या होता है? एक तो कियाज़मेटा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो केंद्रक झिल्ली है, जो केंद्रिका है, ये विलुप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा तारक काय के दोनों तारक केंद्र बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनका पूर्ण निर्माण कब होगा? अगली अवस्था डाइकाइनेसिस, यानी प्रोफेज फर्स्ट की बिल्कुल अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में क्या होगा? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तारक केंद्रों का निर्माण हो जाएगा, इनका। इनके अलावा तारक केंद्रों से तारक किरणें बन जाएंगी। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएंगी पूरी तरह से। तारक केंद्र का निर्माण हो जाएगा, तारक किरणों का भी निर्माण हो जाएगा। और ये सारी चीजें होंगी कब? डाइकाइनेसिस की अवस्था के दौरान। तो प्रोफेज फर्स्ट में हमने 5 उप अवस्थाएं देखी: लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटिन में क्या हुआ? गुणसूत्र पतले पतले धागेनुमा संरचनाओं के रूप में रूपांतरित हो गए। जाइगोटिन में क्या हुआ? धागों के समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए, सिनेप्सिस बन गए, यानी जो धागेनुमा संरचनाएं लेप्टोटिन में बनी थी उनके जोड़े बन गए। जोड़े बनने के पश्चात अगली अवस्था आएगी पेकाइटिन। पेकाइटिन अवस्था में क्या होगा? एक तो टेट्राड अवस्था आ जाएगी, यानी जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बने हुए हैं उनके अर्ध गुणसूत्र अपने को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे अपने को लगेगा कि 4-4 धागे एक साथ हैं, अर्थात टेट्राड अवस्था दिखाई देगी। और टेट्राड अवस्था आने के पश्चात क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण
क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना घटित होगी। डिप्लोटिन में क्या होगा, कियाज्मेटा दिखाई देंगे। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी, तारक केंद्र बनने प्रारंभ हो जाएंगे। लास्ट अवस्था आएगी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगी, तारक केंद्र बन जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। एक तारक केंद्र ऊपरी ध्रुव पर, दूसरा तारक केंद्र निचले ध्रुव पर। इसके अलावा तारक किरणों का भी निर्माण हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के बाद अवस्था आएगी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में वही होगा जो समसूत्री विभाजन के दौरान हुआ था, यानी जितने भी गुणसूत्र हैं सारे के सारे मध्य पट्टिका पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं सारे के सारे कहां आ जाएंगे, मध्य पट्टिका पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से तारक केंद्र तो ऊपर जा ही चुके हैं, इनसे तारक किरणें निकलेंगी और कहां पर आकर जुड़ जाएंगी, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाएंगी। यानी मेटाफेज में सेम वही होगा जो कि कहां हुआ था, समसूत्री विभाजन में। कोई अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। और मेटाफेज अवस्था आप जानते हो, इसमें गुणसूत्र सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए गुणसूत्रों की संरचना का यदि अध्ययन करना है तो आप कौन सी अवस्था लेोगे, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज अवस्था। मेटाफेज के बाद अपने कौन सी अवस्था देखेंगे, एनाफेज फर्स्ट। इसमें अंतर है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में अंतर है। यह अंतर क्या है, आपको पता है कि एनाफेज अवस्था में क्या होगा, जो तारक किरणें बनी हैं वो सिकुड़ेंगी अर्थात गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचने का प्रयास करेंगी। समसूत्री विभाजन में क्या हुआ था कि जब तारक किरणें सिकुड़ी तो अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो गए थे, क्रोमेटिड अलग अलग हो गए थे। जैसे 46 गुणसूत्र हैं तो 46 क्रोमेटिड ऊपर चले गए और 46 क्रोमेटिड नीचे आ गए। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर विभक्त नहीं होगा, सेंट्रोमियर विभक्त नहीं होगा। और सेंट्रोमियर यदि विभक्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अर्ध गुणसूत्र नहीं बनेंगे। अर्ध गुणसूत्र नहीं बनेंगे तो गुणसूत्र ही विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे, आधे गुणसूत्र ऊपर जाएंगे, आधे गुणसूत्र नीचे। यानी एनाफेज अवस्था में 23 गुणसूत्र ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, 23 गुणसूत्र नीचे की तरफ जाते हुए। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगी। ये गुणसूत्र हैं जो विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, 23 ऊपर जाएंगे, 23 नीचे। समसूत्री विभाजन में क्रोमेटिड जा रहे थे, सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया था, क्रोमेटिड ऊपर जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। 46 क्रोमेटिड ऊपर, 46 नीचे। यहां पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा, जिससे आधे गुणसूत्र ही ऊपर चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र नीचे चले जाएंगे। जैसे इस प्रकार की स्टेज आएगी। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर क्या, तारक केंद्र है। ये यहां से इस प्रकार से आपको गुणसूत्र ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे। नीचे की तरफ यदि गुणसूत्र देखोगे तो भी वो कैसे दिखाई देंगे, इस प्रकार के। यानी आप देख सकते हो दोनों क्रोमेटिड साथ साथ हैं, अलग नहीं हुए हैं। पूरे के पूरे गुणसूत्र ही विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। वहां पर क्या देखा था आपने समसूत्री विभाजन के अंदर, ये तारक केंद्र था, नीचे तारक केंद्र था। इस प्रकार से ऐसी संरचना दिखाई दी थी, यानी क्रोमेटिड थे। यहां पर क्रोमेटिड दोनों हैं, यहां पर एक ही क्रोमेटिड है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दी थी कब, समसूत्री विभाजन के अंदर, ऐसे। और ये देख लो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर साफ साफ अंतर है। इसमें क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, जबकि इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। यही कारण है कि अर्धसूत्री विभाजन में 23 गुणसूत्र ऊपर, 23 नीचे, फिर कोशिका बीच से विभक्त हो जाएगी, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। 23 ऊपर रह जाएंगे, 23 नीचे रह जाएंगे। तो एनाफेज अवस्था की खास बात क्या आ गई, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पश्चात टीलोफेज।
टीलोफेज अवस्था में क्या होगा, कौन सी अवस्था ये, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट अवस्था में क्या होगा, 23 गुणसूत्र ऊपर जाकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर लेंगे, 23 गुणसूत्र नीचे जाकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर लेंगे, केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी, तारक केंद्र और तारक किरणें विलुप्त हो जाएंगी, यानी सेम सिस्टम चल पड़ेगा समसूत्री विभाजन जैसा। और इसके पश्चात ये चीज दोबारा याद कीजिए, ये हमने देखा था इस प्रकार से, द्विगुणित संख्या है, पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जिसके पश्चात गुणसूत्रों की संख्या यहां पर यदि 46 है तो यहां पर कितने रह गए, 23। यहां तक आ चुके हम, 23 गुणसूत्र ऊपर 23 गुणसूत्र नीचे। अब यहां पर नीचे की तरफ जो 2 कोशिकाएं और बनेंगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो शुरू होगा उसमें वही अवस्थाएं आएंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, लेकिन कोई अंतर नहीं होगा, सेम टू सेम समसूत्री विभाजन जैसी। आप ऐसा मत समझ लेना कि इसमें प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इसके प्रोफेज सेकंड में भी क्रॉसिंग, नहीं, क्रॉसिंग ओवर केवल प्रोफेज सेकंड में ही होगा। ये आगे की जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन जैसी, कोई याद करने वाली कोई खास पर्सन नहीं है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत आपको खास खास पर्सन क्या दिखे, सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्थाओं का क्रम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये क्रम हो गया। इसके पश्चात पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना घटित हुई, और वही कारण था कि एक ही पिता की 2 संतानें गुणों में भिन्न भिन्न होती हैं। और इसके अलावा एनाफेज फर्स्ट अवस्था में आपको अंतर दिखाई दिया, एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर विभक्त नहीं होते, जिससे 23 गुणसूत्र ऊपर चले जाते हैं और 23 गुणसूत्र नीचे, और ये एनाफेज फर्स्ट अवस्था ही है जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी आधी हो गई। अब यहां समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बता देता हूं और साथ साथ में उनके महत्व भी आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, एक तरफ हम ले लेते हैं समसूत्री विभाजन और एक तरफ हम ले लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। पहला लक्षण, पहला अंतर क्या है, समसूत्री विभाजन जो हुआ था वो लैंगिक और कायिक दोनों कोशिकाओं में संपन्न होता है। ये कायिक सेल में भी होता है और लैंगिक सेल में भी होता है, दोनों प्रकार की सेल में ये समसूत्री विभाजन होता है, कायिक सेल में भी और लैंगिक सेल में भी, जबकि ये केवल और केवल लैंगिक सेल में ही संपन्न होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। लैंगिक कोशिकाएं यानी जैसे वर्षण की कोशिकाएं हैं, अंडाशय की कोशिकाएं हैं, या युग्मक निर्माण की जो क्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित होती है। आपसे पूछ लिया जाए युग्मक निर्माण हेतु कौन सा विभाजन उत्तरदायी होगा, युग्मक तो आप जानते हैं ना, नर युग्मक, मादा युग्मक, जैसे कि शुक्राणु, अंडाणु, परागकण, ठीक है, तो इनका निर्माण किस विभाजन पर आधारित है, अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित है। युग्मक निर्माण हेतु अर्धसूत्री विभाजन होना अति आवश्यक है। अब यदि चर्चा करें, यह ज्यादातर वृद्धि के लिए होता है। यह किसके लिए होता है समसूत्री विभाजन, वृद्धि के लिए। एक छोटा सा जीव बड़ा विशालकाय रूप धारण कर लेता है, बीज जो बोते वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, किसके कारण, समसूत्री विभाजन के कारण। यानी वृद्धि की जो क्रियाएं हैं वो समसूत्री विभाजन के कारण होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है। वृद्धि में इसका कोई योगदान नहीं होता, इसका योगदान होता है युग्मक निर्माण करने में। यह संख्याओं के गुणन में वृद्धि करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे 8 से 16 ऐसे कोशिकाएं जो बनेंगी वो किसमें बनेगी, समसूत्री विभाजन में। जबकि यहां पर ऐसा कोई काम नहीं है, इसके द्वारा गुणन का कार्य नहीं होता। इससे 2 पुत्री सेल प्राप्त होंगी। समसूत्री विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री सेल प्राप्त होंगी।
ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसी प्रकार से जीन क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना किसमें हुई है? अर्धसूत्री विभाजन में, जीन विनिमय, जबकि यहां पर कोई भी जीन विनिमय नहीं होता। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना किसमें होती है? केवल समसूत्री विभाजन में। यदि आपको क्लोन बनाने हो, क्लोन यानी हूबहू फोटोकॉपी तैयार करनी हो, तो कौन सा विभाजन चाहिएगा? समसूत्री विभाजन। जबकि आपको गुणों में भिन्नता लानी हो, नई जाति की उत्पत्ति करनी हो, तब कौन सा विभाजन होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। बस ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और यहां पर हम खत्म कर चुके हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। धन्यवाद।